अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 9 स्टार्ट हो गया जी कैफ 1 का। और कल हमने बात को यहाँ पे रोका था, आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो इस क्वेश्चन को ज़रा क्विकली कर लेते हैं। ठीक है जी। पूरा क्वेश्चन तो हम नहीं कर सकते, रीवैल्यूएशन इंशाल्लाह प्रॉबेबली मंडे को स्टार्ट हो जाएगी। कुछ काम हैं अभी आज और कल में, अल्लाह करे वो पूरे हो जाएं, क्योंकि सिर्फ एस्टीमेट चेंज और बुक वैल्यू पैसेट अकाउंट बनाने की बजाय मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कॉस्ट डिटर्मिनेशन की बात भी कर लें। इनिशियल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ताकि फिर रीवैल्यूएशन स्टार्ट हो तो उसमें फिर बस रीवैल्यूएशन ही हो। अब देखें नोट ईद से पहले बन पाता है या नहीं, लेकिन रीवैल्यूएशन इन एनी केस हर तरह से ख़त्म हो जाएगी ईद से पहले। खैर, बात हो रही थी एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की, तो ये 3 एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैं जिसके अंदर हाई कैप ने गेन या लॉस कहा था डिस्पोजल पे। अब डिस्पोजल तो पुराने का ही हो रहा है, उस पर गेन लॉस निकाल दे, तो कोई रिक्वायर्ड नहीं था कि एंट्री करनी है, लेजर बनाना है, लेकिन आपको मैंने कहा था कि आपने जर्नल एंट्री से ही करना है ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो एडजस्टमेंट 1 में वो कहता है जी, जो एसेट, पहली बात तो कैश रिसीव्ड या पेड की फिगर ऊपर आ गई, ठीक है, ये कैश रिसीव पेड आ गया जी। अच्छा, उसके बाद अब अगली कहानी जो है वो हर एक एसेट की थी अलग अलग, जैसे एसेट गिवन अप के बारे में और एसेट रिसीव्ड के बारे में कुछ बातें गिवन थी। जाहिर सी बात है, जो एसेट हमें रिसीव हुआ, नया एसेट, न्यू एसेट, ठीक है, उसके बारे में तो बस यही होता है कि वो कितने का पड़ा, उसकी फेयर वैल्यू वगैरह ही होती है। लेकिन पुराने वाले एसेट के बारे में तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें मौजूद होंगी, कितने का लिया था, कब लिया था, कंप्रेशन वगैरह, ठीक है। अब पहला केस ये, इसके अंदर इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। कहता है जी कि हमने जो एसेट बेचा, एसेट गिवन अप, ओल्ड एसेट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें चाहिए। अब यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट और बुक वैल्यू मौजूद है, तो इन दोनों को नेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो बोलो फूटो तो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो अब एंट्री से स्टार्ट कर देते हैं जी। पहला सिनेरियो जो है इसके अंदर उसी तरह से पहले हम जर्नल एंट्री लिख लेंगे। मैंने आपको कहा था जर्नल एंट्री पहले लिख लोगे तो होपफुली ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। इक्का दुक्का चीज़ नहीं भी मिलती है एंट्री के अंदर तो उसका मसला नहीं है, यानी जर्नल एंट्री में 4 इम्पैक्ट्स है ना, 3 आपने लिख दी, उसके नंबर मिलेंगे आप। इसीलिए पहले एंट्री सिखा दी स्टेप्स के साथ, उसके बाद फिर मैंने अब आपको क्या कह दिया हुआ है, अगर डिस्पोजल आए पहले डिस्पोजल की एंट्री लिखो फिर फिगर ढूंढो, एक्सचेंज आए पहले एक्सचेंज की जर्नल एंट्री लिखो उसके बाद फिगर ढूंढो, जो आसानी से मिल जाए फटाफट लिखो, जो मुश्किल पेश आए उनमें कोशिश कर दो। हर जगह पे पासिंग मार्क्स मौजूद है, ठीक है। क्यूमुलेटिव ओल्ड एसेट की निकालेंगे, फिर एसेट अकाउंट। अगर इस तरह से नहीं याद रहता तो अपनी तरतीब से ही चलाएं। वो क्या था, तरतीब क्या थी आपकी कि जी एसेट अकाउंट पुराने एसेट की कॉस्ट से क्रेडिट होता है, एक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट करते हैं इसी पुराने एसेट के एक्यूमुलेटेड एप्शन से, एसेट अकाउंट डेबिट करते हैं न्यू एसेट की कॉस्ट से, कैश रिकॉर्ड करते हैं जो कि पेड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। हमारे पहले सिनेरियो में कैश पेड है या रिसीव्ड है। अब वहाँ वाली अंग्रेजी बता रही है, प्लस माइनस कोई लॉजिकल पता नहीं उन्होंने कैसे लिखा होगा, हमें इससे क्या, हमने कोई प्लस माइनस इस तरह से कॉन्सेप्ट थोड़ा ही लिया होगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कैश पेड कौन सा है, रिसीव किस ट्रांजेक्शन में पे कर रहे हैं, किस में रिसीव। तो वो आपको उस जुमले से नजर आ रहा था, रिसीव्ड और पेड उसने ब्रैकेट में लिया हुआ है, यानी आगे जो ब्रैकेट में फिगर है वो पेमेंट हो रही है उस सिनेरियो में, और जहाँ ब्रैकेट में नहीं है वो रिसीट है। तो हमारे पहले केस में कैश रिसीव हो रहा था। अब कैश ने अगर रिसीव होना है तो कैश डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, बोलो। अच्छा, वैसे ना ऊपर एक लाइन छोड़कर आप एंट्री किया करें, तो ऊपर एक लाइन छोड़ी होती है नॉर्मली, मेरे पास जगह थी पर मैंने कहा चलो इनके बाद में आपको नजर आ गया हो कैश पेड है, तो एक लाइन ऊपर छूटी हुई थी। ये एंड पे सब कुछ हो गया, बैलेंस फिगर डेबिट आ रहा था, जगह नहीं छोड़ी, ओहो कोई बात नहीं, ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर जगह होती है, एक लाइन छोड़कर एंट्री किया करो, वैसे राय है मेरी। खैर, तो कैश क्या आ जाएगा जी, डेबिट साइड पे। अब ये एंट्री मैंने लिख दी है, आखिरी होती है बैलेंसिंग फिगर गेन लॉस की, वो तो एंड पे देखेंगे। अब सवाल के अंदर सारा डेटा मौजूद है। सवाल में वो कहता है जो एसेट दिया है उसकी कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 10.3, तो आपने यहाँ पे आकर लिखा 10.3। जो एसेट बिका इसकी एक्यूमुलेशन जो है वो सुकून से निकल आनी है, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू, 10.3 माइनस 6.4, 10 नहीं बेटा, मुझे वो तो लिखवा दो ना यार, 10.3 माइनस, मैं क्या पता नहीं 3.9 माइनस करना है 6 मुझे पता है आप लोगों को आंसर आ गया जी,
3.9। अच्छा जी, उसके बाद कैश रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है? हमारा इस पहले सिनेरियो में कैश रिसीव हो रहा है 1.1, तो 1.1 से कैश डेबिट। अब नए एसेट की कॉस्ट चाहिए हमें, ठीक है, ये भी मैंने उठा लिया, ये भी उठा लिया। अब नए एसेट की कॉस्ट है, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो फिर पुराने की फेयर वैल्यू पकड़ेंगे, नए की फेयर वैल्यू को, और पुराने की फेयर वैल्यू में आपने ऐड करना है कैश पेड, लेस करना है कैश रिसीव। आज हमारा फिर कैश रिसीव, तो इसलिए ये सवाल दिया था, इंपॉर्टेंट इसलिए था कि शायद इसी एक सवाल में मुझे कैश रिसीव वाली ट्रांजैक्शन मिली थी आईकेप के पास, ठीक है। तो कैश एसेट, न्यू एसेट की कॉस्ट जो है वो हमने निकालनी है, तो हमने ओल्ड की फेयर वैल्यू पकड़ी, कितनी है 8.5, और कैश पेड ऐड होना है, रिसीव्ड लेस, तो -1.1, 8.5 माइनस 1.1, 7.4 आ गया। अब बताओ जी, गेन है या लॉस है बैलेंस में? गेन है, कितना? 2.1 का गेन आ गया, ठीक है जी। तो P&L लिखें, और ठीक है जी, ये क्या हो गया जी हमारा पहला सिनेरियो पारे। दूसरा, अच्छा अब इधर देखो, एंट्री तो आपको पता है एक्सचेंज की सेम ही रहनी है, और बस पक्की आदत बना लें, सवाल में आ गई पहले आप ये एंट्री लिख लें अगर वो एंट्रीज मांगता है तो। ये तीन चीज़ें तो आपकी मस्ट है ना जी, ठीक है। पुराने एसेट को डिस्पोज करना, पहले दो स्टेप्स, और नए एसेट का डेबिट होना। बाकी कैश रिकॉर्ड होना है, वो कभी डेबिट कभी क्रेडिट हो सकता है, तो देखना पड़ेगा सवाल में से, और बैलेंसिंग फिगर तो एंड पे ही निकला करती है, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में आए तो ओरिजिनल कॉस्ट 12.4 एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दें 12.4। अक्यूमुलेटेड डेप्शन निकालनी है तो इनको नेट कर दें 12.4 माइनस 12.4 माइनस 7.3, आंसर इज 5.1, ठीक है जी। उसके बाद ये मैंने दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, कहाँ से पता किया था ये, सॉरी मैं पढ़ाना भूल गया, वो यहाँ पे लिखा होता है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज रिलायबली मेजरेबल, तो इसका मतलब दोनों ही अवेलेबल है, ये इस तरह से लिखा हुआ था बस, ठीक है। नॉर्मली ये भी नहीं लिखता, जैसे अभी हमने वो अकमल ब्रदर वाला सवाल किया था, ऐसे ही सवाल होता है बस। आप जितने आप पास पेपर देखोगे ना, इसके अलावा आपको ये मिलेगा, एक्सचेंज हुआ है, पुराने एसेट फेयर वैल्यू ये है, नए की फेयर वैल्यू ये है, कैश ये पे किया या रिसीव आ सकता है। अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू उठानी कौन सी वाली है, ओल्ड वाली या न्यू वाली, ठीक है। चले नेक्स्ट। अच्छा जी, अब नया एसेट, अब दूसरे केस में कहता है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 2 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट, इसका मतलब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन इज नॉट क्लियरली एविडेंट, तो यूं कह सकते हैं ना कि हमारे पास न्यू की ही फेयर वैल्यू अवेलेबल है। तो ऐसे केस के अंदर आपको बताया था कॉस्ट ऑफ न्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ही होती है, ठीक है, अगर ओल्ड की फेयर वैल्यू गिवन ना हो। 9.0 है, हाँ वही मैंने कहा चलो जरा पॉइंट्स में चल रहा है काम, अच्छा लगता है, खूबसूरती के लिए लिखा है और कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब कैश रिसीव हो रहा है हमारा या पे हो रहा है, तो कैश पे हो तो कैश क्रेडिट, कितने से 2.1 से। अब बताओ जी किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है, डेबिट साइड कितनी 0.4, तो ये जनाब हमें इस ट्रांजैक्शन पे क्या हुआ है, लॉस। और तीसरी ट्रांजैक्शन में फेयर वैल्यू दोनों की ही नहीं गिवन ना जी, तो कोई गेन लॉस नहीं आना, क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शन तो लैग करती होती है कमर्शियल सब्सटेंस। मैंने अभी सवाल की एडजस्टमेंट की नहीं, वैसे मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि होता है, सही है, ठीक है जी, ओके। फेयर वैल्यू नहीं गिवन तो खैर चलें। अच्छा जी, अब एंट्री तो सेम यही उठेगी, देखते हैं फिर उसमें से हमें क्या चीज़ ज़रूरत है और क्या चीज़ नहीं ज़रूरत। सिनेरियो 3 यानी ट्रांजैक्शन नंबर 3 हमारे सवाल की।
ये अब देखेंगे क्या होता है जी। अच्छा, अब तीसरा सिनेरियो है तो कैश कुछ भी नहीं है, चलो कैश से भी जान छूटी, कैश पे ही कोई नहीं किया, यानी कि बिल्कुल ही शायद एक जैसा एसेट था, जरा सा भी फर्क नहीं निकला, शायद बिल्कुल ही एक जैसा, जैसे मैंने वो मिसाल दी थी कि काली और सफ़ेद गाड़ी दो भाइयों ने आपस में दोस्तों में बदल ली, ठीक है, और इतनी सेम गाड़ी थी कि 1 रुपया किसी को इधर से उधर नहीं करना पड़ा, ठीक है, तो है ही क्या है वो तो उसमें तो कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं, बार्टर की तरह से एक गाड़ी दे के दूसरी गाड़ी, ट्रक विद ट्रक, कार विद कार, मैंने बोला था, ये तो वैसा ही बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो कैश कोई नहीं है, पुराने एसेट को 14.5 से क्रेडिट करें 14.5 और एक्यूमुलेटिव निकलेगी 14.5 माइनस 3.4 से 11.1। नए एसेट की कॉस्ट अब कैसे निकले, नए एसेट की कॉस्ट कैसे निकले, क्योंकि दोनों की फेयर वैल्यू वो कहता है रिलायबली मेजरेबल। घर बैठे तो आप भी अपने हर एसेट की फेयर वैल्यू लगा लेना अपने दिमाग में, तो लेकिन उसको कोरोबरेट ही ना कर सके, रिलायबली मेजरेबल नहीं, वहाँ अंदाजा है, एस्टीमेटेड लिखा भी हुआ था उसने, एस्टीमेटेड, जरा सवाल में डिफरेंट तरीके से उसने ये दी थी फेयर वैल्यू, और कुछ नहीं, एस्टीमेट देकर नीचे बताया कौन सा मेजरेबल, रिलायबली मेजरेबल है कौन सा नहीं। इस तरह से उसके इससे पहले भी और इसके बाद भी कभी ऐसा सवाल फिर नहीं आया, सिंपल लिख देता है फेयर वैल्यू, ठीक है। खैर चलें, ये भी देख लिया हमने, ऐसा भी आ जाए तो मसला नहीं है, ठीक है। तो रिलायबली मेजरेबल नहीं है किसी भी एसेट की, तो दोनों की समझो फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। वैसे सूरत के अंदर बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड, ये तो है ना हमारे पास 3.4 प्लस माइनस नथिंग, यानी कि 3.4 ही है, फिर भी मैं लिख देता हूँ 3.4, ना कुछ प्लस कैश ना कुछ माइनस कैश, तो जीरो कर दिया मैंने, तो 3.4 ही आ गया। अब बताओ जी बैलेंसिंग फिगर कोई भी नहीं है, बस यही है आपका, ना कोई गेन ना लॉस आ रहा है ना गेन आ रहा है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन लैक करती है कमर्शियल सब्सटेंस। चलो मैं लिख देता हूँ क्रॉस ताकि आपको याद रहे, ठीक है जी। लें जी, ये सवाल हमारा रहता था डिस्कस होने से, अब कोई क्वेश्चन है तो उसमें पूछ लें मुझसे। जी जी यार, कि आपको मुझे ट्रांजैक्शन करने में किसी फ़ायदा नुकसान हुआ हो, कमर्शियल सोच, ठीक है, कि ये फ़ी सबीलिल्लाह मैंने आपको जो है वो कोई चीज़ नहीं दी, बल्कि मैंने आपसे कोई नफ़ा कमाया, आपने भी वो चीज़ जो है वो किसी नफ़े की नीयत से मुझसे ख़रीदी या बेची, आगे बेचेंगे आगे, तो ये कमर्शियल नीयत होना, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहे हम प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होता है दिमाग के अंदर जी। हाँ जी, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन क्या है? ये तो कोई क्वेश्चन ना हुआ, ये तो कोई क्वेश्चन ना हुआ, ये तो कोई क्वेश्चन ना हुआ यार, ओए होए होए, बताया तो था कैसे निकालनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 का बी हमने कर लिया है अभी तक पास पेपर्स में से, और क्वेश्चन नंबर 9 का कर ही जाओ बात, अब कर ही जाओ जी बेटा, आ जाएं। अच्छा यार, इस पे बाद में ना है, पहले ज़रा हम थोड़ी सी गपशप आज लगा लें, ठीक है। इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, थोड़ी बातें जो आप भूले हुए वो थोड़ी सी कर लें, ज़रा रिवाइज हो जाएं, ठीक है। वैसे तो आपने उम्मीद है सवाल, कितने बच्चों ने इस सवाल को ट्राई किया था, बाकियों ने क्या करना है, बाकियों ने अगली दफ़ा पेपरों के बाद ट्राई करना है, या ईदों बाद वाला पैकेज लगा है आजकल, खुदा खौफ करें। किस किस ने ट्राई किया दोबारा बताएं। ये बाकियों का क्या इरादा है जी, इसी बार पास करना है? नहीं सर, अकाउंटिंग एक बार पढ़ के ना सही से समझ नहीं आती है, हम सोच रहे हैं 2 को अटैम्प्ट तो इसमें लगाएं, कम से कम 2 दफ़ा पढ़ेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट बनेंगे, सीए कर रहे हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, अकाउंटिंग ही ना आती होता है ना, कुछ शर्म होती है यार, कुछ हया होती है, लेकिन आपको क्या पता कि ये क्या होती है। वो हाथ खड़ा करें आप जिन्होंने नहीं किया सवाल, ज़रा मैं एक एक को अलग करके ज़रा थोड़ा सा बेइज्जत करना चाह रहा हूँ। हाथ खड़ा करें, ऊंचा 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 हाथ खड़ा करें, ऊंचा ऊंचा हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ खड़ा करें। भाई हाइब्रिड में किस किस ने नहीं किया, मैं चेक करने आऊंगा, और अगर हाथ बाद में आप पकड़े गए ना तो फिर हाथ नहीं सारी बार जाओगे। चलो कुछ शर्म कर लो, इसी दफ़ा में पढ़ लो। अच्छा जी, अच्छा जिन्होंने किया उन्होंने फिर पे साथ साथ सोल्यूशन भी देखा ही होगा, साथ साथ सोल्यूशन किस किस ने देखा, सही से बताओ ईमानदारी से, साथ साथ सोल्यूशन, आइंदा नहीं देखना, कसम उठाओ, आइंदा नहीं देखना, साथ साथ सोल्यूशन, पूरा सवाल एक बार करना है, जैसा तैसा समझ आए, मतलब जहां पे कोई फिगर समझ नहीं आ रही ना, अपना नाम लिख देना,
कोई फिगर अज्यूम करके लिख देना, ठीक है, कोई फिगर एक्स वाई ए बी 1 2 3 बस कुछ लिख कर आगे चलना है, सोल्यूशन नहीं देखना जब तक सवाल पूरा ना हो जाए। अगर इस बार पास करना है तो ये कर लें, और अगर इस बार पास करने का इरादा नहीं है तो जो दिल में आए वो करें, आगे आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो किस किस ने सोल्यूशन साथ साथ देखा था, ये मैं अगली बार सवाल में फिर पूछूंगा, आप दोबारा आपने साथ साथ देखा था, हाथ खड़ा कर साथ साथ, अब मैंने अगली बार पूछना है जब होमवर्क आप करके आएंगे, ठीक है। अच्छा, और किस किस ने पूरा सोल्यूशन जैसे तैसे करके देखा, हाथ खड़ा करें, और उसके बाद हाथ खड़ा रखिए अगर वो सारा सही हुआ। अच्छा, एक दो ही बचे, हाथ खड़ा करें जिनका 70% तक सही हो गया था, 70%, बस ये असल में चाहिए, ज़्यादा होने भी यही चाहिए थे, मुझे परेशानी हो जाती अगर सारों का सारा सही हो जाता तो। अच्छा, कोई ऐसा जिसका आधा भी सही नहीं हुआ, मेरे जैसा कोई, मेरे जैसा कोई भी नहीं, सारे लायक बच्चे, ठीक है। चले, कोई बात नहीं, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम रिवाइज भी करेंगे, इस सवाल में आपको करवाता भी हूँ, लेकिन सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मेरे ख्याल में इधर जाके डिस्कशन करते हैं ये वाली, आप छोड़ें, आपको क्या किधर जाके करते हैं, आप छोड़ें। अच्छा जी, हर स्टैंडर्ड का ना एक रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले तो स्कोप होता है कि स्टैंडर्ड किस किस को कवर करेगा, फिर उसके बाद जो चीज़ उसमें कवर होती है उसके बारे में फिर वो एक क्राइटेरिया देता है, रिकग्निशन क्राइटेरिया यानी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, कि कब किसी चीज़ को, जैसे मिसाल के तौर पे इस स्टैंडर्ड ने कहा कि जी मैं अप्लाई होऊंगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे, ठीक है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे तो अप्लाई तो हो गया, रिकॉर्ड कब करेगा, ये स्टैंडर्ड कहता है कि दो इनिशियल रिकग्निशन, रिकॉर्ड कब करना है, स्टैंडर्ड कहता है जी जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉबेबल हो के आएंगे और कॉस्ट लायबली मेजरेबल हो, ये दो शर्तें पूरी होंगी तो फिर हम एसेट को, फिर हम उस आइटम को एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिकॉर्ड करेंगे मेरे तहत, ये वो कहता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने बात की थी ना कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता क्या है, आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड फॉर रेंटल और फॉर एडमिन पर्पस एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब जो पीपीई है, इंटेंजिबल है, सॉरी टेंजिबल है, पीपीई है, उसको रिकॉर्ड कब करना है, आईएस 16 कब इजाजत देता है कि किसी ऐसे आइटम को किताबों में रिकॉर्ड कर लो जब फ्यूचर में उससे बेनिफिट आने का अंदाजा हो, उम्मीद हो कि फ्यूचर में इससे बेनिफिट आएगा और कॉस्ट भी रिलायबली मेजरेबल हो सके, दोनों जरूरी है ना। अगर आपको एक ऐसा आइटम है, इस तरह का कोई आइटम है, लेकिन आपको उससे फ्यूचर में फ़ायदा आता नज़र नहीं आ रहा, तो फिर तो एसेट की डेफिनेशन से ही निकल गया, फ्यूचर में बेनिफिट नहीं आना तो ये कौन सा एसेट। अच्छा, फ्यूचर में बेनिफिट तो आता नज़र आ रहा है लेकिन कॉस्ट लायबली मेजर नहीं हो सकती। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं भाई, तो भाई फिगर तो होगी तो डेबिट कुछ अमाउंट से करोगे ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आपको अमाउंट चाहिए, तो इसलिए दोनों शर्तें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो है जी इनिशियल रिकग्निशन। क्या जी, इनिशियल रिकग्निशन कहते हैं जी अंग्रेजी में, जिसको इनिशियल रिकग्निशन कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं, अगर मैं आसान अल्फाज समझाऊं तो कब रिकॉर्ड करें, क्या कहेंगे जी, कब रिकॉर्ड करें, तो इनिशियल रिकग्निशन। रिकग्निशन भी बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, रिकॉर्डिंग, रिकग्नाइज करना मतलब रिकॉर्ड करना, इनिशियल रिकग्निशन, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड में ये अल्फाज लिखे हैं तो मैं लिख रहा हूँ इनिशियल रिकग्निशन कब रिकॉर्ड कर लें। हमने स्टैंडर्ड से पूछा कब रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, तो कब रिकॉर्ड कर लें जी, तो आपको जवाब दे दिया मैंने। अच्छा ये लंबी सी कहानी लिखी हुई है, देखो
Cost of an item of PPE shall be recorded if and only if it is probable that future economic associated with the item will flow to entity and cost of item. मैं यही बात यहाँ पर लिख रहा हूँ बस, ठीक है। ज़रा इधर थोड़ा सा हम अपना एक ट्री सा बना लेते हैं ना, ठीक है। एक लिस्ट बनी हुई है 1 2 3 4, बस यही बातें हैं जी। इस तरह करके ना चीज़ें समराइज हो जाती हैं, बाकी पढ़ेंगे एक तफसील से बात, ठीक है। तो एन आइटम ऑफ PPE is recorded when and only when, and only when का मतलब है कि ये दोनों जरूरी हैं, लाजमी है। when and only when, number 1, future economic benefits are probable, future economic benefits are probable and, मतलब ये बात भी और अगली बात भी, and cost can be measured reliably, ठीक है जी। cost can be measured reliably, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, अब डिसाइड हो गया जी। पहली बात, पीपीई डेफिनेशन से पढ़ा, उस चीज में, उस कैटेगरी में कोई आइटम फॉल कर जाए जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो फिर अगला सवाल पैदा होता है रिकॉर्ड कब करें। रिकॉर्ड कब करें? तो आईएस 16 ने कहा रिकॉर्ड करेंगे तब जब ये दोनों क्राइटेरिया पूरे हो जाएं। हमने कहा यार ये दोनों भी पूरे हो गए हैं, अब बताओ रिकॉर्ड करें किस अमाउंट पर। अगली बात ही होती है ना, किस अमाउंट पर करें रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसको कहा जाता है जी इनिशियल मेजरमेंट। क्या कहते हैं जी इसको? इनिशियल मेजरमेंट। किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें, पहली बार जाए, ठीक है ना। किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें, किस अमाउंट पर रिकॉर्ड कर लें। हमने पूछा स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड ने कहा जी इनिशियल मेजरमेंट तो होती है एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है जी? एट कॉस्ट। तो इनिशियल मेजरमेंट होती है जनाब एट कॉस्ट। अब ये कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट, ये बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, ठीक है जी। कॉस्ट में क्या कुछ हम शामिल कर सकते हैं, ये लिखा हुआ तो आपको मिलेगा इंशाअल्लाह पेज 115 पे, ठीक है जी। लेकिन अभी उधर से नहीं पढ़ना ना प्लीज़, अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ। तो ये कॉस्ट जो है, ये इसकी डिटेल आपको मिलनी है बुक का पेज 115। इंशाल्लाह यहीं से पढ़ाऊँगा अभी आपको थोड़ी देर में, लेकिन फ़िलहाल छोड़ें। फ़िलहाल तो ब्रॉड आपको जो है ना एक कैटेगरी बताता हूँ। कॉस्ट के अंदर ब्रॉडली स्पीकिंग 3 चीज़ें आएंगी, ठीक है जी। एक उसकी परचेज प्राइस। अब उस परचेज प्राइस के अंदर आपने पढ़ रखा है, जैसे आपने IS 2 में पढ़ा था ना, इधर भी पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से। परचेज प्राइस के अंदर हमने कहा हुआ है, कहते हैं हम के नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हो तो ऐड कर देना, इंपोर्ट ड्यूटी हो तो ऐड कर देना, कोई डिस्काउंट रिबेट्स वगैरह हो तो उनको लेस कर देना, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह देख लेंगे वहाँ से। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ परचेज प्राइस लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। 3 बेसिकली चीज़ें हैं कॉस्ट के अंदर, मेन जो आइटम्स हैं कॉस्ट के, वो 3 हैं। एक है इसकी परचेज प्राइस, इसके अंदर फिर वो एडजस्टमेंट्स हैं वो वहीं से पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है जी। तो परचेज प्राइस की एसेट खुद कितने का खरीदा जी? परचेज प्राइस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के खर्चे। काबिल इस्तेमाल हालत मतलब जिसमें हमने एसेट खरीदा ना, मैनेजमेंट ने एसेट खरीदा, अब जिस कंडीशन और लोकेशन में मैनेजमेंट चाह रही है कि वो एसेट आ जाए, जब तक वो उस कंडीशन और लोकेशन में नहीं आ जाता, तो जो ज़रूरी खर्चे उसको उस कंडीशन लोकेशन में लाने तक के लिए खर्च होंगे, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। इसको कहा जाता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है।
डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो एसेट को उस कंडीशन और लोकेशन में लाने तक के लिए ज़रूरी हैं जिसमें मैनेजमेंट चाह रही है कि वो आ जाए। ठीक है, जैसे हमने फैक्ट्री लाहौर में लगानी है, कराची पोर्ट पे हमारा एसेट पहुंचा हुआ है, अब कराची से लाहौर तक लाने का किराया ज़रूरी है, उसके बगैर तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर यहाँ पे आ गया तो पड़ा रहेगा या उसको इंस्टॉल करके चलाना है, तो इंस्टॉल करने का खर्चा भी क्या है, ज़रूरी खर्चा है, वो होगा तो हमारी उस इंटेंडेड लोकेशन, इंटेंडेड कंडीशन में एसेट पहुँचेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो हुआ करती है वो है ऑल डायरेक्टली, मैं लिख देता हूँ फिर बाद में इसको ही पढ़ते हैं, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स। और एक चीज़ और भी है जो कि नॉर्मली ऐसी इंडस्ट्री में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि जिसके अंदर आप अगर कोई इंस्टॉलेशन करते हैं तो कुछ अरसे बाद आपको वहाँ से जाना पड़ता है, तो लीगली भी कभी कभी और कभी लीगली ना भी हो तो आप एज अ गुड कॉरपोरेट सिटीज़न अपनी पॉलिसी रखते हैं कि जिस जगह पे आप गए वहाँ पे काम किया, वहाँ से जब निकलने लगे तो वहाँ पे आपने जैसे हालत में आप गए थे वो जगह थी वैसे करके आए। मसलन ज़्यादातर ये ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज वगैरह के केस के अंदर होता है कि जब उन्होंने जाके ऑयल ड्रिलिंग स्टार्ट की तो प्लांट वगैरह इंस्टॉल किया तो सारा वो जो है ना साइट सारी ख़राब कर दी। अब जब वहाँ से ऑयल निकल आएगा तो 10 साल 15 साल के बाद जब उन्होंने निकलना है तो जिस मुल्क में वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उस मुल्क के कानून में भी लिखा हो सकता है, या नहीं भी हो तो उनकी अपनी एक अच्छी कॉरपोरेट एक सोशल उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई हुई हो। ठीक है, वो जब निकलते हैं वहाँ से तो वो उस साइट को रीस्टोर करते हैं, उस प्लांट को डिसमेंटल करते हैं और बिल्कुल जैसे चीज जैसे जगह थी साफ़ सुथरी वैसे ही करके आते हैं। जो गंद डाला वो भी साफ़ करके आएंगे, जो इंस्टॉलेशन की वजह से जो वहाँ पे जो सारी साइट ख़राब हुई थी उसको भी रिस्टोर करेंगे, अपना डिसमेंटल करके सारा सामान ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। क्या कहते हैं जी? डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कह देते हैं। इसकी तफसील इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि बस आपके पर्चे में अव्वल तो आएगी नहीं, अव्वल तो ये आएगी नहीं, लेकिन अगर आएगी तो वो फिगर जो होगी वही आपने उठाकर कॉस्ट में ऐड कर देनी है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक स्टैंडर्ड के अंदर एक पार्ट है IAS 37 आपने पढ़ना है आगे जाके FR 2 में, उसमें भी क्लैरिफिकेशन नहीं थी। तो इंटरप्रिटेशन कमेटी IFRS की होती है, IFRIC जो इशू करती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, उसने IFRIC इशू किया। IFRIC 1 जो है वो आप पढ़ते हैं, 4 दिन लगते हैं उधर FR 2 में सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि असल कहानी तो ये है कि आज खड़े हैं 15 साल के बाद आपने डिसमेंटल करना है, तो 15 साल के बाद जो कॉस्ट उस डिसमेंटलिंग पे लगनी है, मजदूरों को पैसे देने हैं, जो भी खर्चे होने हैं, तो उनकी आज की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो वो 15 साल बाद वाली अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको एसेट में ऐड किया जाता है और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट जिसको कहते हैं, अनवाइंड किया जाता है, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है। फिर कॉस्ट मॉडल है, रीवैल्यूएशन मॉडल है, जो भी आपने पढ़ा ही नहीं है, सब कुछ आना है, पर कब आना है? FR 2 में। इसलिए असूली तौर पे टेस्ट कर नहीं सकता, कभी किया भी नहीं, इसीलिए ICAP ने यहाँ पर कि आपको सवाल के अंदर डिसमेंटलिंग कॉस्ट डाल दे। स्टिल एहतियात के दर्जे में रहते हुए तीसरी चीज़ चूँकि ये है स्टैंडर्ड में लिखी हुई, किताब में लिखी हुई है ICAP ने, जहाँ पे कॉस्ट की डिस्कशन है बस, तो हम भी उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको अगर सवाल के अंदर आ जाए डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो वो भी आपने ऐड करनी है। पूरी बात तो ये है कि ये क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग। ठीक है जी, लेकिन आप इसको छोड़ें, बस डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कॉस्ट कंपोनेंट है। ठीक है, कॉस्ट का पार्ट है, यानी कि एसेट की कॉस्ट में शामिल करेंगे। यानी एक एसेट क्यों डिसमेंटल करना पड़ रहा है, बोले जी, क्यों डिसमेंटल करना पड़ रहा है? क्योंकि नहीं, क्योंकि मेंटल किया था सॉरी, क्योंकि इंस्टॉल किया था। डी इंस्टॉल क्यों करना पड़ रहा है? इंस्टॉल किया था। तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि एसेट की वजह से जो एसेट जो है वो उसकी वजह, अब ये क्या लीगल ऑब्लिगेशन या कभी कभी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कहते हैं, पॉलिसी इनकी होती है, तो ये किस वजह से इनके ऊपर ऑब्लिगेशन आज ही पड़ गई। इन्होंने मिसाल के तौर पर जिस मुल्क में गए उस लॉ लिखा हुआ, लॉ में लिखा हुआ था कि जब आप यहाँ से तेल निकाल के जाओगे आप इस जगह को साफ सीधा करके जाओगे, लिखा होता है, उन्होंने एग्रीमेंट कराया होता है।
तो आज एसेट लगाने की वजह से आज ही आपके ऊपर ये लायबिलिटी पड़ जाती है, तो इसीलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर उसको एसिड कॉस्ट में ही ऐड करते हैं, ठीक है, ओके। तो बहरहाल इतनी सी बात ही, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, एट, हर एसेट डिसमेंटल नॉर्मली होता नहीं है। देखो अगर तो आपका डिसमेंटल होने वाला एसेट है तो उसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगी, तो उसको ऐड करेंगे, क्योंकि उसकी मेंटलिंग, उसकी इंस्टॉलेशन की वजह से इसको डिसमेंटल करना पड़ रहा है ना। आप अगर आज उसको इंस्टॉल ना करते तो आपको 10 साल बाद डी इंस्टॉल ना करना पड़ता, वो खर्चा ना करना पड़ता। तो हर एसेट डिसमेंटल हो सकता है, डी इंस्टॉल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये होता नहीं है, क्योंकि इस तरह की मतलब ये कि अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी है तो लेट से उसकी आपको अगर होगी डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो ऐड बता देगा, नहीं होगी तो वो कहीं ऐड करके उसने दी हुई होगी, कोई मसला नहीं, वरना नॉर्मली डिसमेंटल होते नहीं है एसेट इतनी कॉस्ट पर, नेग्लिजिबल कॉस्ट होती है, बस आया और उठाया और उठा के कबाड़िया खुद ही आके ले जाता है, नहीं होता इतना बड़ा मसला, अगर होगा तो गिवन होगी तो ऐड कर देंगे, ठीक है। जब हम एसेट को डिस्पोज करते हैं उसको भी तो डिसमेंटल ही कहते हैं जी नहीं, तो सर डिसमेंटल करके डिस्पोज करते हैं, तो सर उस पे जो डिस्पोजल कॉस्ट आती है जी उसको आप कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसिड कह सकते हैं। अगर इनिशियली आपको एस्टीमेट नहीं था तो फिर छोटी मोटी कॉस्ट जो उस वक्त आती है वो वही है जो मैंने आपको कल गालिबन डिस्पोजल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कल गालिबन सिखाई थी, वो क्योंकि छोटी मोटी कॉस्ट तो पड़ ही जाती है ना यार, जब एसिड को बेचने लगेंगे उस वक्त आपको रिमूव करना पड़े एसिड को, ये कॉस्ट टू सेल ही है, डिस्पोजल कॉस्ट है, एसिड को रिमूव करके बेचना, लेकिन इतनी नेग्लिजिबल कॉस्ट होती है कि उसी वक्त हम नेट नोट कर देते हैं। ये बड़े बड़े एसिड्स की बड़ी बड़ी कॉस्ट के केस में होता है, तो वो फिर पहले ही बैठ कर अंदाजे लगाते हैं कि इतने अरसे बाद इतने पैसे देने पड़ेंगे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू एसिड में ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरफ ना जाएं आप, ये आपके रिलेवेंट बात नहीं है, ये सिर्फ चूंकि किताब के अंदर आई के अपने कॉस्ट कंपोनेंट में चूंकि स्टैंडर्ड में ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, लिख दी है, तो मैंने भी इतना ही बता दिया, और साथ ही ये अर्ज किया आपको कि इसने नहीं आना आपके सवालों में, नहीं आपकी किताब के अंदर कहीं भी आई कि किताब में पर्चों में देख लो इसका लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, कहीं आ जाए तो कॉस्ट में ऐड कर दें जो फिगर हो, ये भी नहीं सोचना कि ये प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि आप पे एप्लीकेबल नहीं है, आउट ऑफ स्कोप है, ओके। अच्छा जी, चलें जी, बात तो इतनी सी सिर्फ याद रखनी है कि इनिशियल मेजरमेंट किस पे करनी है, एट कॉस्ट, और कॉस्ट में क्या होता है, परचेज प्राइस, जिसको हम एडजस्ट करते हैं डिस्काउंट रिबेट से, ऐड करते हैं इसमें नॉन रिफंडेबल टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, फिर सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे इधर लिखे मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, हर चीज़ जो आप ज़रूरी समझते हैं, ठीक है, और उसके बाद डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इनिशियल मेजरमेंट मतलब आपने एसिड डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया और एसिड रिकॉर्ड हो गया। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट भी एक चीज़ होती है, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, शायद इंट्रो में आपने इसका लफ्ज़ सुना हो, क्योंकि उसमें एक मॉडल तो आप पढ़ के आए हैं, ये जो आप कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटिव करके एसेट को बुक वैल्यू पे शो करते हैं, इसको कहते हैं कॉस्ट मॉडल। सब्सीक्वेंटली एसेट किस पर पड़ा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक और चीज़ लेस होती है इम्पेयरमेंट, लेकिन वो चूंकि स्टैंडर्ड अभी हमने इसके बाद पढ़ना है, या इसके बाद IAS 40 पढ़ेंगे या IAS 36 पढ़ेंगे, इन दोनों में से मैं कोई एक पढ़ाता होता हूँ, तो जब वो पढ़ लेंगे तो ये फॉर्मूला कॉस्ट मॉडल का भी पूरा हो जाएगा। बहरहाल फिलहाल जितना पढ़ा है वो तो मैं लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट होता है जनाब, ये पहली बात हमने पढ़ी आज, ये पहली बात, इनिशियल रिकग्निशन, फिर इनिशियल मेजरमेंट, और फिर सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। क्या जी, ये सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, वो पढ़ाना है अभी। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट सलीस उर्दू में इसका मतलब है बैलेंस शीट डेट में किस पर नजर आए। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किसे कहते हैं जी, बैलेंस शीट। मैं लिख रहा हूँ उर्दू, आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, हाँ हमारी कौमी ज़बान उर्दू, तो हम तो उसी में ही पढ़ते होते हैं, पता है आपको, अकाउंटिंग भी है जी। जी अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। पहला कहते हैं स्टान कैद हुआ हुआ, अच्छा जी, वो काफ़ी होता है वैसे एक ऐसी बातें दिल में डालने के लिए। बैलेंस शीट डेट पर, बैलेंस शीट में किस अमाउंट पर या किस अमाउंट पर, ठीक है, किस पर नजर आए, शो करें। तो यहां पर स्टैंडर्ड 2 ऑप्शन देता है कि बैलेंस शीट में आप चाहें तो इसको कॉस्ट मॉडल पे शो करें। कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या होता है, वो जो 15 साल 20 साल पुराना एसिड भी है ना, अगर आपका
और आपने उसको 50 साल की लाइफ सामने रखते हुए डेप्सिट कर रहे हैं, 25 साल पुराना है, 30 साल पुराना है, तो वो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट 25-30 साल पहले आपको आपने इनकर की थी वो वाली कॉस्ट पर ही पड़ा रहे। हाँ, लेकिन जो उसने इस्तेमाल के वैल्यू लूज की है वो हम माइनस करके बुक वैल्यू शो कर देते हैं। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल भी हो सकता है, ठीक है जी, और रीवैल्यूएशन मॉडल भी हो सकता है, जो इंशाल्लाह हम मंडे को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है, एट बैलेंस शीट डेट पर कॉस्ट मॉडल पर आपका एसेट पड़ा हो सकता है, और ये आप इंट्रो से पढ़ के आए हैं, और मैं जिस दिन से आपको FR1 स्टार्ट कराई है मैं भी आपको यही पढ़ा रहा हूँ। आप बैलेंस शीट में क्या शो करते थे, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्शन, कॉस्ट ही नजर आता था ना, बुक वैल्यू, तो ये आपको कॉस्ट मॉडल ही था। इसमें बस इम्पेयरमेंट ऐड कर देंगे इंशाल्लाह, जब अगला स्टैंडर्ड पढ़ेंगे पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, तो कॉस्ट मॉडल में हम बैलेंस शीट में एसेट को शो करते हैं कॉस्ट, ले ला यार तेरी मेहरबानी, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, और एक लाइन खाली छोड़कर नीचे लिखना बुक वैल्यू। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में फिर आपको ये यहाँ पर चीज़ ऐड करनी पड़े, तो आपने कहना है टिच टुच, तो टिच टुच करते हैं ना कि यार ये क्या, सर ने तो लिख लिया मिटा के, हम क्या करें, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ आएगी अभी। ठीक है, अच्छा, तो कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में आपका ये PPE जो हुआ करता है ये बुक वैल्यू पर नजर आता है, कोई मसला? अच्छा, दूसरा जो मेजरमेंट मॉडल है उसका नाम है रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या नाम है जी? तो ये रीवैल्यूएशन मॉडल, आपको क्या पता कि ये किस चिड़िया का नाम है या कोई जुगनू है, देखेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, हफ्ता एक लग जाएगा, आपको 7 से 8 दिन बाद पता लगेगा कि ये मॉडल क्या है मुकम्मल तौर पे। तो ठीक है, तो बहरहाल नाम तो लिखे ना जी, एट रीवैल्यूएशन मॉडल। कोई भी IS 16 का सवाल, जो IS 16 का अपना प्योर सवाल होता है, कोई भी ऐसा सवाल आपको ICAP का नहीं मिलेगा जिसमें रीवैल्यूएशन ना हो। रीवैल्यूएशन के बगैर कोई IS 16 15 से 20 नंबर का सवाल सिर्फ प्योर अपना आता है, और IS 16 की एडजस्टमेंट भी हर सवाल में तकरीबन पड़ी होती है, और ज़्यादातर सवालों में भी ये रीवैल्यूएशन वाला इम्पैक्ट उसका पड़ रहा होता है, एडजस्टमेंट्स में भी, दूसरे सवालों में भी जहाँ यूज़ होता है। तो जैसे IS 8 में रीवैल्यूएशन वाली नॉर्मली रीवैल्यूएशन के साथ ही एडजस्टमेंट होती है, PP उसमें कैश फ्लो के टॉपिक के अंदर ये रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हो तो ये आ रहा होता है। लेकिन इसका जो अपना सवाल होता है ना, प्योर सवाल, जो लाजमी 15 से 20 नंबर का एक सवाल आता है इसमें से, वैसे मैंने आपको पहले दिन में कहा था कि अगर इसकी सारी एडजस्टमेंट्स मिलाएं ना तो ये 30-35 नंबर बन जाते हैं मिला जुला कर, इस सिर्फ इसी स्टैंडर्ड के, क्योंकि इसका अपना 15 से 20 नंबर का सवाल आ गया, और आलू ने हर जगह पे ही फिट होना है, हर सवाल में इसकी एडजस्टमेंट भी होनी है। करेक्शन ऑफ एरर है तो उसमें एक एडजस्टमेंट इसकी पड़ी होगी, IS 8 है तो सवाल आ गया तो उसके अंदर इसकी एडजस्टमेंट अलग पड़ी होगी, कैश फ्लो के सवाल है तो इसकी एडजस्टमेंट पड़ी, NPO का सवाल है तो इसकी एडजस्टमेंट पड़ी। तो अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें ना प्योरली, तो इसका सवाल 15 से 20 के दरमियान होता है, 17 18 16 17 18, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट्स को मिलाएं तो हर सवाल में एडजस्टमेंट के नंबर होते हैं ना, मेरे ख्याल में 30 के आसपास, 30 से ऊपर भी चला जाया करता, ठीक है। तो इसका जो प्योर सवाल है इसके बगैर मैंने अब नहीं देखा जब से ये रीवैल्यूएशन FR1 में आया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, नींद आ रही, थोड़ी सी आ रही, थोड़ी आ रही, रोजे में बड़ी नींद आती है, मैं तो जब काम करने बैठता हूँ ना, ओए होए जी। रीवैल्यूएशन मॉडल इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है जी। यहां तक कोई मसला है तो बताएं। ये मैंने आपके साथ थोड़ी सी बात की, ठीक है। अब आज गपशप मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, चलते जाते हैं, ठीक है। कोई नहीं, इसके बाद पास पेपर 1 करना है, फिर छोटा सा कॉन्सेप्ट शायद वहाँ तक पहुँच जाऊँ, फिर अगर वो कॉन्सेप्ट हो गया ना पूरा तो फिर पास पेपर 4 आपको होमवर्क में दे सकता हूँ। फिर पास पेपर 4 है बड़ा हैवी सवाल, वो फिर उसमें एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी। उसके बाद फिर कल वो पास पेपर 4 कराते ही चेंज इन एस्टीमेट करा के, अल्लाह करे इतना टाइम बच जाएगा, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना सिखा दूँ ताकि संडे पे आपको वो होमवर्क में दे सकूँ, ताकि मंडे को फिर हम बेहतरीन खुशो खुरम रिलैक्स होकर रीवैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ईद से पहले पहले उसको फड़का देंगे। नोट फिर बनाएंगे ईदों बाद। हाँ, हमने नहीं पढ़ना जी, हमने नहीं पढ़ना, हम ईदों बाद पढ़ेंगे, नोट हम ईदों बाद बनाएंगे, है ना। और नोट में क्या होना है,
जो इतने दिन पढ़ना है उसमें कुछ भी नहीं होना, ये मजबूत तो नोट कुछ भी नहीं है। मेरा पहला, जिस दिन मैं आपको नोट बनाना सिखाऊंगा ना, शुरू करूंगा, मेरा पहला जुमला ये होगा कि बच्चों नोट तो कुछ भी नहीं है। लिखवाऊंगा आपको ये जुमला, आगे भी कुछ लिखवाना है, लेकिन सबसे पहला जुमला अभी भी मैं बोल रहा हूँ, याद रखना मेरा होगा कि नोट तो कुछ भी नहीं है। और सचमुच में नोट कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं पर पड़ा है जो आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आ जाएं जी, जरा देख लें यहां पर क्या कहता है। An item of PPE that qualifies for recognition as an asset shall be measured at its cost. यही मैंने कहा है आपको कि इनिशियल मेजरमेंट किस पे होनी है जी, तो एसेट शैल बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या है, वो कहता है जी कॉस्ट है ना, कॉस्ट दरअसल वो अमाउंट ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट है या फेयर वैल्यू ऑफ कोई नॉन कैश है जो आपने दिया, जैसे मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जिसको हमने दिया है टू एक्वायर एन एसेट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, और खुद भी बना सकते हैं बिल्डिंग, अगर आप खुद बना लें तो तब भी आपका एसेट है, और खरीद लें बनी बनाई तो तब भी आपका। ओके, बनाने वाली बात करेंगे किसी वक्त जब ज़रूरत पड़ेगी कि इसका क्या तरतीब क्या होती है, कैसे हम चलाते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का एक कॉन्सेप्ट है, देखेंगे। असल में तो मैं आपको ये पढ़ाने आया हूँ जी, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट में क्या कुछ शामिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ते जाएं और खुश होते जाएं। कैसे? कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई देखो ना, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, चलो बात वहीं देख रहे हैं, काफ़ी सारी क्या लिखना आप। ठीक है जी, इधर देखो, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई कंप्राइजेज मतलब इस पर मुश्तमिल है। ठीक है, किस किस चीज़ पर मुश्तमिल है जी? परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स, और इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट्स ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग एंड रिस्टोरिंग द साइट। वो एक ही बात का लंबा सारा नाम है। अब यहां पर आके उसने क्लियर भी कर दिया कि ये सिर्फ उस सूरत में बननी है जब लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो। वो मैं बताता हूं अभी जाके। ठीक है, बात वहीं पे आ गई, ये तीन चीजें ही हैं कि कॉस्ट किस किस पर मुश्तमिल है, परचेज प्राइस, लेकिन ये देखो इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करो, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करो, और डिडक्ट कर लो ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स और सब्सिडी। ठीक है, तो ऐड करना है परचेज प्राइस में, बोलो हाँ जी, और लेस करना है और डिडक्ट कर दें ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स एंड सब्सिडी। ठीक है, परचेज प्राइस ओवर होगी। नेक्स्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट टू लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, जिसके बारे में मैंने उर्दू में क्या लिखवाया आपको अभी कि एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के खर्चे, यानी मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन और इंटेंडेड लोकेशन। हाथ खड़ा करें जिस जिसको नींद आ रही है, निकल जाएं क्लास से, खड़े हो जाए, निकल जाएं, खड़े हो जाए, खड़े हो, तुमने हाथ खड़ा किया ना, हिम्मत करें, खड़े हो, ऐसे ना करें, खड़े हो ना, कितने यार कितने नाफरमान बच्चे हो यार, खड़े हो जाओ, उस्ताद क्या कह रहा है आप लोग, खड़े हो जाओ, बैठो, नहीं एक बार फिर खड़े हो जाओ, चलो निकलो यहाँ से, चलो बैठो, जागे हो गया। ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट इन कंडीशन एंड लोकेशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे खर्चे, मसलन अब उसने आगे क्या कहा जी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स में इंक्लूड, इसमें शामिल हो सकता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो है इनमें क्या कुछ हो सकता है, में इंक्लूड नंबर 1 एम्प्लॉई कॉस्ट्स अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट। क्या मतलब भाई, एम्प्लॉयज़ को आप जो भी, मतलब आप अपने मुलाजमों को कोई चीज़ दें, ठीक है, वो किस लिए, कोई एसेट बना रहे हैं या इंस्टॉल कर रहे हैं, आपका प्लांट आया इंस्टॉल हो रहा है, आपने अपने इंजीनियर को उस पर लगाया हुआ है, पैसे दे रहे हैं, आपने अपने मैनेजर को कहा इसको सुपरवाइज कर दो, जो भी खर्चा आपको एम्प्लॉयज़ को कोई भी, या वर्कर लगाए हुए हैं, मजदूर लगाए हुए हैं, ठीक है, आपने उनको मुलाजमत पे रख लिया, उसके बाद में भी रख लेंगे, मिसाल दे रहा हूँ, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी बेनिफिट दिया और वो बेनिफिट जो है वो अराइज हो रहा है डायरेक्टली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम इंस्टॉलेशन
और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे आपका फैक्ट्री मैनेजर ऑलरेडी था, आपकी फैक्ट्री चल रही थी, आपने एक नया प्लांट इंस्टॉल करने का सोचा, ठीक है। आपके मैनेजर की सैलरी है 3 लाख रुपए पर मंथ, फैक्ट्री मैनेजर की, ठीक है। 3 लाख रुपए वो महीने के ले रहा है, और प्लांट जो एक नया इंस्टॉल होना शुरू हुआ, आपने कहा भाई मेरे तुम ये जो 8 घंटे 10 घंटे जो भी ड्यूटी का टाइम है, इसमें से 2 घंटे तुमने इस इंस्टॉलेशन को, नए प्लांट की इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज करना है, बस। अब वो करना शुरू कर देगा 2 घंटे, ठीक है। अब 8 में से 2 घंटे अगर वो इधर लगा रहा है तो समझो 25% टाइम जो उसका इधर लग रहा है। अब क्या करे, महीने के एंड पे 3 लाख तनख्वाह है, उसका 25% क्या बनता है? 3 लाख का 25% क्या बनता है? 75,000 रुपए के बराबर उसने इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज किया, ऐसे ही है। तो क्या करें, इंस्टॉलेशन उसको 75,000 तनख्वाह उसकी जो है वो प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर दें और बाकी 2,25,000 को एक्सपेंस बना लें, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। मतलब ये इंस्टॉलेशन या कंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं है। अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि इनकी वजह से हो। इनकी क्या मतलब ये कि भाई उस मैनेजर की मंथली सैलरी है, अगर वो, मैं ये लिख लूं, मैं समझाता हूं, इनकी वजह से हो, किन की वजह से? अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम, मतलब किन की वजह से हो? इंस्टॉलेशन एंड, मैं 1 मिनट बताता हूं ना। अभी देखो, अगर वो इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज करे या ना करे, उसके घर में महीने की तनख्वाह 3 लाख ही लेके जाना है, तो इंस्टॉलेशन की वजह से तो ना पड़ी। हाँ, अगर हम उसको ये कहें कि भाई तुम इंस्टॉलेशन करो, इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज करो, और हर महीने तुम्हें 50,000 इसका एक्स्ट्रा पे करेंगे। अब 3 लाख तो अलग रहा, वो तो एडमिन खर्चा था, ठीक है। एडमिन, सेलिंग या प्रोडक्शन, जो भी फैक्ट्री का खर्चा जो भी है, इंस्टॉलेशन से रिलेट नहीं करता, ऐसी कॉस्ट में ऐड नहीं करना। लेकिन ये 50,000 रुपया पर मंथ, अब 3 महीने मिसाल के तौर पे एसिड की इंस्टॉलेशन जारी रही, तो ये 1.5 लाख रुपए एसिड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये एम्प्लॉय को आपने बेनिफिट जो दिया है, ये अराइज हुआ है डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। और तो ओवर टाइम पे करोगे ना, तो किस वजह से पे कर रहे हो? नॉर्मल हालात में तो नहीं है ना, तो ओवर टाइम ही एक तरह का यार, ये मैंने बोला, ठीक है, सादा बात। एसिड अगर वो इंस्टॉलेशन ना करता सुपरवाइज, तो ये पैसे उसको ना जाते, ठीक है। इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मतलब इंक्रीमेंटल, इनकी वजह से। ओके, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन। भाई आपने खुदाई शुरू कर दी, वहाँ पे नीचे बुनियादें डाली, लंटर शंटर डाले, प्लांट ऐसे थोड़ी है कि आपने लाके तो उसको रखना है और ग्रर करके चला देना है। भाई इंस्टॉलेशन होनी है, इतना बड़ा प्लांट लगना है, बहुत सारा मसला है, तो उसके ऊपर साइट प्रिपेयर हो रही है, पहले जगह जगह तैयार हुई, तो जो उसके ऊपर खर्चे हो रहे हैं वो क्या है? ज़रूरी खर्चा है, ठीक है। उसको आप एसिड काबिल इस्तेमाल हालत में लाना है, तो वो ज़रूरी खर्चा है आपका, ठीक है। उसके बाद बेटा वो भी है, ठीक है, वो साइट प्रिपेयर एलडीए वाले नहीं करके देते, लेकिन आपने ना एंड पे आकर ये नीचे यहाँ पे ये ना, ये स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स हैं, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। ऊपर वाली बात जो है ना, ये ऊपर वाली बात, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट इन लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी, इसके अंदर आपकी एलडीए वाली कॉस्ट आती है, क्योंकि जरूरी खर्चा है। उसके बगैर एलडीए से परमिट लेना है, तुम हंसी जा रहे हो, सही सवाल है, ही कर रहे हो, दूसरे की तो ही कर दोगे, अपना हंसी जो क्लास में जिसको हंसी आ रही है, पर्चे में उसका हादसा भी निकल जाता है कभी कभी, इसलिए बंदे बन के बैठो। अच्छा भाई देखो, तो आपको उन्होंने एक ईंट नहीं रखने देनी, परमिट नहीं होगा तो जरूरी खर्चा। आपने जमीन अपने नाम, बिल्डिंग खरीदी अपने नाम करवाई, जरूरी खर्चा है। तो भाई ये ऊपर वाली है ना, ये जनरल है, ये आईकैप ने, आईकैप कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। अभी सवाल करेंगे तो इससे बाहर भी बहुत सारी चीजें, तो आप अपना जनरल रूल लगा रहे होगे, आप उसको देखोगे, हाँ यार ये जरूरी खर्चा है, इसके बगैर एसिड यहाँ पर नहीं, यहाँ पे कहीं पे आपको लिखा हुआ है डिलीवरी लिखा हुआ, खैर चले नहीं लिखा होता तो भी आप उसको किराया आपने दिया, तो हम तक पहुंचा एसिड, ठीक है। तो जो ये खर्चे, जरूरी खर्चे जिनकी, जो एसिड की वजह से हम पे पड़े हैं आप, ठीक है, वो जरूरी खर्चे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखते जाएंगे सब, एक बार ये डिस्कशन पूरी हो जाए उसके बाद आप पूछना कौन कौन से आ सकते हैं, बल्कि सवालों में जाके देखेंगे, ठीक है। आगे, इनिशियल डिलीवरी एंड इनिशियल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट।
इनिशियल का मतलब ये है कि पहली बार जब आप तक एसिड पहुंचा। कभी कभी लोग ये करते हैं, ठीक है, कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने प्लांट को शिफ्ट करते हैं, इसको रीलोकेशन कहते हैं। आगे जाके बताएगा स्टैंडर्ड, रीलोकेशन कॉस्ट आप एसिड कॉस्ट में हैंड नहीं कर सकते, इनिशियल हैंडलिंग। और तो जब पहली बार एसिड लाए, कराची पोर्ट तक आने का किराया, कराची पोर्ट से फिर लाहौर तक आने का किराया, फिर लाहौर में मजदूरों ने उतार कर उसको रखा, उन्होंने मजदूरी ली है, इनिशियल हैंडलिंग, डिलीवरी चार्जेस, जहाँ हम तक पहुँचने तक का जितना किराया वराया लगा वो सारे का सारा क्या है, उसकी कॉस्ट, ज़रूरी खर्च है, ठीक है। फिर आ गया तो पड़े पड़े चल नहीं जाना, इंस्टॉलेशन और असेंबली, इंस्टॉल करना या असम्बल करना, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल हो गया तो टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्ट करें सही चल भी रहा है या नहीं, इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी सी डिस्कशन करनी है, थोड़ी सी, ठीक है। होता है ना, कुछ पुराने बच्चे भी होते हैं तो एक पुराना ट्रीटमेंट उन्होंने पढ़ा होता है, तो उस पुराने ट्रीटमेंट की वजह से वो कभी कभी परेशान हो जाते हैं नई चीज़ को देखकर, तो इसलिए इसकी डिस्कशन मैं करता हूँ, देखता हूँ अभी करूँगा या बाद में, देखते हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल फीस सच एज आर्किटेक्ट एंड सर्वेयर फीस, प्रोफेशनल कोई भी हो, किसी प्रोफेशनल को आपने अच्छा यहाँ पे तो वो कह रहे हैं ना आर्किटेक्ट और सर्वेयर को, मैं तो यूँ कहता हूँ मिसाल के तौर पे एक वकील साथ ले गए जिसने ये ट्रांजैक्शन करवाई, उसने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को देखा, एग्रीमेंट सही हुआ है नहीं हुआ, सारी चीज़ें, सारी जो है वो कानूनी पेचीदगियों को देखा और अपनी फ़ीस ली। ये भी क्या है, प्रोफेशनल फ़ीस, ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी खर्चा था, ठीक है। एसेट हम तक लाने के लिए हम ले गए, उसको मिसाल दे रहा हूँ, इन्होंने तो सिर्फ ये लिखा है आर्किटेक्ट और सर्वेयर, अगर आप उसको कोई फ़ीस दे दे तो ये क्या है, प्रोफेशनल फ़ी एसिड कॉस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, और यह पहली चीज़ थी परचेज प्राइस, दूसरी चीज़ थी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। कुछ एक एग्जांपल्स उसने दी स्टैंडर्ड ने, पढ़ो ना, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं, मे इंक्लूड, असल बात तो यही है, ये असल रूल तो ये है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट टू लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट बीइंग कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, और इसमें फिर वो कहता है इसमें ये शामिल हो सकती हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर ये शामिल हो सकती हैं का मतलब ये नहीं कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये हो सकती हैं, जैसी कोई भी और हो सकती हैं, ऊपर जनरल रूल लिखा हुआ है ये, ओके। ये जो आपको हाईलाइट नजर आ रहा है ग्रीन में, और आखिर में इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, ये मैंने अभी आपको बताया था। आज खड़े होकर अंदाजा लगाएंगे कि आज से 15 साल 20 साल बाद होता अंदाजा है, अच्छा फिर अंदाजा तो बदलता भी है, अच्छा फिर कॉस्ट मॉडल डिवेशन मॉडल भी है, तो अखीर हुई पड़ी होती है, फिर आप FAR 2 में जाके पढ़ते हैं, इसलिए कह रहा हूँ इसकी बहस में ना पढ़े, ठीक है। 3-4 दिन इस पे लगते हैं और फिर खूब वहाँ पे टिका के टेस्ट भी करता है वो IS 12 के साथ मिक्स करके। IS 37 के अंदर कई सवाल कई दफ़ा आई कि अपने इसके पूछे हुए हैं, 5-6-7 सवाल आपको पास पेपर में मिलेंगे सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के, पर वो वहीं पे करता है ना जहाँ पे पढ़ाया जाता है, जहाँ पे सिलेबस में, ओके। और सही है, ऐसे पढ़ लो पहले। द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम, मैंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। बोलो, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग को सिर्फ अंडरलाइन किया, हालांकि सबका मतलब यही है, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, लेकिन याद एक रह जाता है ना ज़रा, ठीक है। डिसमेंटल करना एसिड को, या रिमूव करना आइटम को, या रिस्टोर करना साइट को जहाँ पे वो लोकेटेड था, फॉर विच एंटिटी इनकर्स लीगल और कंस्ट्रक्टिव, ये असल में बात है जो वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। असल में IS 37 में प्रोविजंस की बात करता है, और प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी पड़ती है पास्ट इवेंट की वजह से, जिसकी वजह से फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर आउटफ्लो नज़र आ रहा होता है। तो ये असल में लॉ उनका था जहाँ पे हम तेल निकालने गए कि भाईजान साफ करके जाओगे, यह लॉ नहीं था, आपने अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है, बीइंग अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे जो गंद मारते हैं बाद में साफ करके आते हैं। अब ये पब्लिश पॉलिसी जो होती है ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन डाल देती है। बहरहाल अगर वो यूँ कह दे कि इन पर ऑब्लिगेशन है टू डिसमेंटल, तो जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो एसिड कॉस्ट में ऐड होगी, ठीक है, ओके। और अगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं हो तो फिर छोटी मोटी डिसमेंटलिंग कॉस्ट पड़ भी जाए तो वो डिस्पोजल के वक्त फिर हम देखते होते हैं इनिशियल एस्टीमेट उसका नहीं लग सकता। इनिशियल एस्टीमेट क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि कोई पास्ट इवेंट ही नहीं होता, मतलब ऑब्लिगेशन ही कोई नहीं होती, ना लीगल ना कंस्ट्रक्टिव। तो असल कहानी बीच वाली ये, अब ये लीगल कंस्ट्रक्टिव क्या होता है ये आपके स्कोप से बहुत बाहर की बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपसे पूछेगा ही नहीं। इन केस आ जाए ये लफ्ज़ तो बस उठा के लिख देना, ऐड कर देना कॉस्ट में, ये भी एहतियातन बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल व्हेन लैंड इज एक्वायर्ड सर्टन कॉस्ट आर नेसेसरी एंड शुड बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड। ये जैसे मैंने आपको बताया कि आपने प्लॉट खरीदा तो आपको अपने नाम रजिस्ट्री कराने की कॉस्ट है, ज़रूरी खर्चा है,
ठीक है। तो दीज कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड, भाई ज़मीन के पैसे दिए, टाइटल एंड लीगल फीस, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट लाइक ग्रेडिंग एंड ड्रेनिंग एंड सर्वे कॉस्ट, ठीक है। आपको साइट प्रिपेयर करके ज़मीन को भी तैयार करना पड़ता है कि अगला कोई काम कर सके, ठीक है। तो आपने ज़मीन ले लिया, ऐसे ऊबड़ खाबड़ सी जगह है, ठीक है, तो आपने पहले उसको लिया, अपने नाम करवाया, फिर 2-4 ट्रैक्टर लगा के आपने उसको जगह को सीधा पधरा किया, आप तैयार किया। ये क्या है, आपका लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट है, ठीक है, इसको ऐड कर लेना आपने। ऑल दीज कॉस्ट मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी टू गेट लैंड रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़। लैंड को भी यूज़ करना है, तो ऐसे तो नहीं यूज़ होता जैसे आपने खरीद लिया जाकर ऐसे बंजर सी जगह, कहीं पे कुछ झाड़ी उगी है, कहीं पे ऊंची जगह है, कहीं पे नीची जगह है। तो आपने अगर इसको सीधा करना है तो जो कॉस्ट आप इस लैंड को प्रिपेयर करने में करो, वो लैंड की कॉस्ट में ऐड कर लेना। फिर लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगा, हाँ, लैंड की कॉस्ट में ऐड करके आप लैंड डेबिट कैश क्रेडिट करके अब उसके बाद फिर काम शुरू कर दो। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, एप्रिशिएट होता है। तो वो एप्रिशिएट भी तब होगा बेटा जब आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाओगे, वरना वो उसी आपके दादाजी ने जो शालमी में दुकान खरीदी थी ना, मुझे पता लगा है, ठीक है, वो अभी भी उतने पर ही नजर आई हुई आपकी किताबों के अंदर। दुकान नहीं, जो प्लॉट खरीदा था, दुकान बन गई होती तो बिल्डिंग डेफिसिट होती, लैंड फिर भी अपनी जगह रहता। तो आपको फेयर वैल्यू पे लाना है तो फेयर वैल्यू मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना पड़ेगा, वरना हिस्टोरिकल कॉस्ट भी एसेट पड़ा रहता है। कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, जो खुद बनाते हैं आप, बिल्डिंग आपने खुद बनाई, वो कैसे डिटरमिन होगी जी? इज डिटरमिन यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स एज फॉर एन एक्वायर्ड एसेट, ठीक है। अगली लाइन क्या है, आपको क्या पता, IS 23 तो तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे आप, अभी आपको क्या पता तीसरे या चौथे, ठीक है ना। IS 40, IS 36 मैं IS 16 के बाद पढ़ाता हूँ, उसके बाद IS 23 और फिर 20, ये पंजा तब जाके पूरा होता है। ये 5 स्टैंडर्ड्स हैं, ये ग्रिड भी एक है और तकरीबन 30-35 नंबर की ग्रिड है। IS 16 को 15 नंबर तकरीबन देकर ये 30-35 की ग्रिड है, और IS 16 जहाँ जहाँ पड़ा हुआ है वो तो अलग, वो तो अलग, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इंशाल्लाह पेंडिंग है। अच्छा, ये वाला जो जुमला है ना, ये इसलिए पेंडिंग है कि अभी IS 23 पढ़ा नहीं, आप बोरिंग कॉस्ट पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा आपको। अच्छा, आप देखो एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट, पहले ऊपर क्या बात की थी उन्होंने जी, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट की एग्जांपल्स थी। यहाँ पर वो कह रहा है कि वो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जो कि नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE, कहते हैं इसको एसेट की कॉस्ट में मत डालना। हमने कहा अच्छा ये क्या है, क्या चीज़ है भला, कौन कौन सी चीज़ें जी? तो कहता है अभी बताता हूँ, हाईलाइट करवा लूँ ज़रा तुम्हारे उस्ताद से, फिर बताता हूँ। स्टैंडर्ड कह रहा है आपको, अब स्टैंडर्ड ने कहा कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग क्या मतलब? पार्ट 2 शुरू करना है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ना बताऊँ इनको, पार्ट 2 शुरू कर लें।